बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, अमेरिका ने ईरान को राज़ी करने के लिए कि वो एक डील पे आ जाए जिससे डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को कुछ फेस सेविंग मिल जाए, चीन से मदद मांग ली है। और ये मैं आपको मदद मांग ली है का वर्ड इसलिए कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में कुछ चीज़ों का इंकशाफ किया। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सदर शी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा बातचीत करते हुए कि मैं ज़रा सी भी अगर मदद कर सका तो मैं ज़रूर मदद करूंगा। सदर शी एक मुआहदा होता हुआ देखना चाहते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चीनी सदर के हवाले से कि वो एक मुआहदा होता हुआ देखना चाहते हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि मैं अगर ज़रा भी मदद कर सका तो मैं ज़रूर मदद करूंगा। यानी कोई यकीन दहानी चाइना की तरफ से ऐसी नहीं करवाई गई अमेरिका को जिसकी बुनियाद पे वो ये कहें कि कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। लेकिन यहां ये साबित होता है कि अमेरिका ने सदर शी से मदद मांगी है, जिसपे उन्होंने कहा जी अगर मैं मदद कर सका तो मैं ज़रूर करूंगा। फिर ईरानी तेल की खरीदारी के मामले के ऊपर चीन ने बड़ा टका के जवाब दिया अमेरिका को। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में बताया कि ईरानी तेल की खरीदारी हम जारी रखना चाहेंगे, ये प्रेसिडेंट शी ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा। यानी बड़ी जुर्रत चाहिए। पाकिस्तान को तो एक इशारा करता है, पाकिस्तान खरीदारी बंद कर देता है हर तरफ से। लेकिन इंडिया ने अमेरिका की बात नहीं सुनी और प्रेसिडेंट शी ने अमेरिका की बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम जारी रखना चाहेंगे ईरान के साथ जो हमारी तेल की तिजारत है, हम उनसे तेल खरीदते रहेंगे। दूसरा, चीन ने कहा कि ईरान को जो हथियारों की फराहमी है वो हम नहीं कर रहे। अब इसको डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके से बयान किया कि चीन ईरान को फौजी साजो सामान मुहैया ना करने पर रजामंद हो गया है। यानी ट्रंप ने इसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया इस सारे मामले को। यानी मामला तो सादा सा है ना कि अमेरिका ने चीन से बात की होगी कि जनाब हमें ऐसा लगता है कि ईरान आपसे हथियार लेना चाहता है, तो उस पर चीन ने साफ कहा कि जनाब हम तो ईरान को हथियार नहीं दे रहे। तो इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट को इस तरीके से जारी किया जैसे ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि चीन ईरान को फौजी साजो सामान मुहैया ना करने पर रजामंद हो गया। अब जो चीनी सदर है ना, उन्होंने अमेरिका को थोड़ी सी शर्म भी दिलाई है जो उनकी अपनी अंदरूनी सूरत हाल है अमेरिका की उसके ऊपर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस मामले को कंट्रोल करने के लिए या उस मामले से जान छुड़ाने के लिए ट्विटर के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया। मैं उसका ट्रांसलेशन आपको पढ़ के बता देता हूं। एक्चुअली तो उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर ये डाला है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान है कि जब सदर शी ने बहुत शाइस्तगी के साथ यानी बड़े आराम के साथ बड़े धीमे अंदाज में अमेरिका का तस्करा शायद एक जवाल पजीर मुल्क के तौर पर किया कि यानी अमेरिका को एक जवाल आ रहा है, ये प्रेसिडेंट शी ने जब कहा तो डोनाल्ड ट्रंप अब उसका तर्जुमा कर रहे हैं कि एक्चुअली उनके कहने का मतलब क्या था। यानी अमेरिकी सदर की आज ये हालत है कि चीन का सदर एक स्टेटमेंट देता है अमेरिका के बारे में कि एक जवाल पजीर मुल्क की तरह वो अमेरिका को पोर्ट्रे करता है। तो इस पे अमेरिकी सदर जो है वो वजाहत दे रहा है चीनी सदर के बयान की, वो चीनी सदर को वजाहत नहीं देनी पड़ रही। तो ट्रंप ने कहा कि उनका इशारा जो जबरदस्त नुकसान की तरफ था वो हमें स्लीपी जो बाइडन, ये वो कहते हैं जो बाइडन को, सोता हुआ जो बाइडन, वो जो बाइडन और जो बाइडन इंतजामिया के 4 सालों के दौरान वो नुकसान में पहुंचा। फिर आगे उन्होंने वजह बताई कि जनाब हमारी खुली सरहदें थी, भारी टैक्सेस थे और हर एक के लिए ट्रांसजेंडर DEI एजेंडा था, खवातीन के खेलों में मर्दों की शमूलियत थी, फिर जनाब की मसावात और खौफनाक तजारती मुआहदे, बेलगाम जराइम और बहुत सारी दूसरी वजूहात थी जो बाइडन के दौर में, जिसकी वजह से हमारा मुआशरा या अमेरिका जो है वो जवाल पजीर हुआ है। इसकी तरफ प्रेसिडेंट शी ने इशारा किया है। डोनाल्ड ट्रंप अब इसके ऊपर जवाब दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि सदर शी का इशारा इस हैरत अंगेज तरक्की की तरफ हरगिज नहीं है जो हमने की है। यानी ट्रंप ने दावा किया कि हमने तो 16 महीनों में शानदार काम किया है, स्टॉक मार्केट को ऊपर लेकर चले गए हैं, हमने जंगी फतुहात हासिल की हैं, वेनेजुएला के साथ हमने फलते फूलते ताल्लुकात बनाए हैं, ईरान की फौजी तबाही करके रख दी है हमने, और अब तक जमीन की सबसे ताकतवर फौज बना दी है अमेरिका की। दोबारा एक मुआशी कुव्वत अमेरिका को जनाब बनाया जा रहा है और $18 ट्रिलियन अमेरिका में सरमायाकारी के लिए जा रहे हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तो हमारी तो बहुत ज्यादा कामयाबी है। तो प्रेसिडेंट शी का जो इशारा है अमेरिका के हवाले से वो जो बाइडन के दौर पे है। तो ऐसा नहीं है, अब डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा देर तक अमेरिकन को कहानियां नहीं सुना सकते। अमेरिकन बहुत समझदार हैं, वहां पे डेमोक्रेसी है, वहां के जो तजियाकार हैं, वहां का जो मीडिया है वो इसके ऊपर बात करेगा और चीजें सामने आती रहेंगी। अब नाज़रीन, अमेरिकी सेनेटर हैं क्रिस्टियन गिलीब्रांड, इन्होंने एक इंकशाफ कर दिया अमेरिका में। देखिए अमेरिका ने मदद क्यों मांगी, सवाल तो ये पैदा होता है कि अमेरिका ने ईरान को राजी करने के लिए चाइना से मदद क्यों मांगी। उसकी 2 बहुत बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1, अमेरिकी सेनेटर ने यह इंकशाफ किया क्रिस्टियन गिलीब्रांड ने कि ईरान जंग आज भी अमेरिका को रोजाना $1 अरब की पड़ रही है
और उन्होंने अपने हाउस में खड़े होकर यह कहा कि लोग हम पर शदीद नाराज हैं और हम नहीं जानते कि ये लड़ाई कब खत्म होगी और कितनी लंबी चलेगी। हमारे रोजाना $1 अरब अब भी ये जो नाकाबंदी की हुई है और जो फौज को स्टैंड बाई पे रखा हुआ है, हथियारों की तरसील जारी है, ये रोजाना अमेरिका को $1 अरब की पड़ रही है। ये क्रिस्टियन गिली ब्रांड जो उनकी सेनेटर हैं, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया। दूसरा, ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा मसला मिड टर्म इलेक्शन भी है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो डरौना ख्वाब बन जाएंगे। अगर थोड़ी सी भी सीटें इधर से उधर हो गई ना, तो ट्रंप का बचना मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप बहुत थोड़े से मार्जिन से बचे हैं। ऐवान नुमाइंदगान के अंदर वोटिंग होती है और वोटिंग इस बात पे होती है कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई को महदूद किया जाए, इसकी करारदाद पेश की जाती है। तो एक तरफ वोट पड़ते हैं 212 और दूसरी तरफ ट्रंप की मुखालफत में भी वोट पड़ते हैं 212। तो यहां अगर एक वोट और दूसरी तरफ चला जाता तो डोनाल्ड ट्रंप फारिग हो जाते। अब यह हुआ है ऐवान नुमाइंदगान में कि बराबर होगी वोटिंग, करारदाद फारिग हो गई। एक वोट भी यहां पे होता, अक्सरियत उनके पास आ जाती है, वो करारदाद पास हो जाती। तो ट्रंप कितनी थिन मेजॉरिटी के साथ वहां पे मौजूद है। ट्रंप वो मेजॉरिटी इंजॉय नहीं कर रहा जो अमेरिकी सदूर इंजॉय करते हैं और मकबूलियत भी लगातार नीचे जा रही है। दूसरा, कांग्रेस की अप्रूवल जंग के हवाले से वहां पे करारदाद बार बार आई, वहां पे भी डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक वोट से कामयाब होता है। सेनेट में भी कांग्रेस की जब करारदाद वहां पे आती है, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए हालात उतने आसान नहीं हैं जितने माजी में हुआ करते थे। और अगर मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं किसी वजह से, वजूहात तो बहुत सारी हैं, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे और अमेरिका को अपना सदर तब्दील करना पड़ेगा। बहुत मुमकिन है कि ट्रंप के खिलाफ एक मुआखजा या जिसको इंपीचमेंट कहते हैं वो आ जाए। और नॉर्मली फिर यही होता है कि जिस सदर को इंपीच किया जाता है वो खुद ही रिजाइन करके चला जाता है। नाजरीन, वजाहत सईद खान साहब जो एक जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान में बड़ा लंबा अरसा काम करते रहे हैं। हालात की वजह से, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गुस्से की वजह से वो अमेरिका में रहते हैं। उनकी एक इतला या खबर की वजह से, जिसकी वो खुद भी तस्दीक नहीं कर सके, एक खलबली मच गई पाकिस्तान में। और उन्होंने एक ऐसी खबर दी कि जिसके असरात बड़े गहरे हो सकते हैं। यानी कंफर्मेशन उन्होंने नहीं की, वो ये खुद कह रहे हैं अपने वीलॉग में कि मैं इसकी कंफर्मेशन नहीं कर सकता, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें GHQ के 3 सीनियर अफसरान जो फौजी अफसरान हैं, उनके ज़रिए से वो खबर मिली है। और ख़बर खुदा ना खास्ता ये है कि इमरान खान साहब की जान को नुकसान हो गया है। अब ये बात उन्होंने जो बोली वो अंग्रेज़ी में बोली। मैं एग्जैक्टली वैसे बात करते हुए भी डर लगता है कि पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी अगर खुदा ना खास्ता, और मैं एक मरतबा नहीं कई मरतबा ये कह चुका हूं कि खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान को कभी भी कुछ हुआ तो ये जर्नैल सारी जिंदगी पछताएंगे और इनकी नस्लें रोएंगी बैठ के कि इन्होंने किया क्या है। ये इतना आसान नहीं होगा। ये पाकिस्तान है, मिस्र नहीं है कि जहां पे उन्होंने मुर्सी को मार दिया और उसके बाद वो मिस्र के लोग जो है वो आज भी नहीं भूले। उनका जब दाव लगेगा वो वापस आएंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोग इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वैसे कहते हैं निजी मीटिंग में, महफिलों के अंदर, हर जगह पे कि देखें जी इमरान खान को गोली लगी थी तब भी तो 1 1.5 लाख बंदा बाहर निकला था, इससे ज्यादा बंदे आए नहीं पूरे पाकिस्तान में। तो इमरान खान को गोली लगी तो तब लोगों ने क्या कर लिया था। भाई, लोगों को पहली खबर फौरी तौर पर मिल गई थी कि इमरान खान साहब जख्मी हुए हैं और लोग फौरी तौर पर उनके लिए दुआएं कर रहे थे। ये तजर्बा कभी किसी को नहीं करना चाहिए। ये वो तजर्बा पाकिस्तान के साथ इतना खौफनाक तजर्बा कर लेगा कि 1971 से भी ज्यादा खौफनाक सूरत-ए-हाल पैदा हो जाएगी। इन्हें आइडिया नहीं है, लेकिन वजाहत साहब को यह खबर देने से पहले ना 10 मरतबा हर जगह से तस्दीक करनी चाहिए थी। उन्होंने खुद कहा कि मैं इस खबर की तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें तस्दीक किए बगैर कभी भी ऐसी खबर नहीं देनी चाहिए थी। यहां से उन्हें अपने जर्नलिज्म का इस्तेमाल करना चाहिए था। उन्हें कोशिश करनी चाहिए थी कि और सोर्सेज से बात करें और जगह चेक करें। और जब तक उनके पास इस नौयत की कोई चीज आती है या कोई इतला आती है, 100% वो श्योर ना हो जाए, तब तक इस पर बात भी नहीं करनी चाहिए। अब जो एकदम उनके ऊपर यलगार आएगी या जिस किस्म की चीजों का उन्हें सामना करना पड़ेगा, वो उनको अपनी इस खबर की वजह से या अपनी इस गलती की वजह से करना पड़ेगा। नाजरीन, दूसरी चीज आज जो इंपॉर्टेंट है वो इमरान खान साहब की बहनें अडियाला जेल के बाहर मुलाकात के लिए जा रही हैं। यानी आज फिर मंगल है और इमरान खान साहब की उनकी फैमिली के साथ अदालत के हुक्म के बावजूद मुलाकात ना करवाने का दिन है। एक बात आप सारे अपने जहन में रखिए कि आज तक इमरान खान साहब के साथ जो कुछ भी हुआ वो आसिम मुनीर साहब ने किया है और उसके पीछे सबसे बड़ी ख्वाहिश नवाज शरीफ की है।
और आसिम मुनीर साहब के हाथों जुल्म हो रहा है, नवाज शरीफ की ख्वाहिश इसके अंदर मौजूद है। और आसिम मुनीर साहब के बारे में इमरान खान साहब ने खुद कहा कि अगर मुझे या मेरी बीवी को किसी भी स्टेज पर कुछ हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा, जो अपने इक्तदार के लिए और ताकत के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है। देखिए मसला कहां पे है, मैं आपको ना माजी की 2 कटिंग्स दिखाता हूं। ये देखें आप, डील करो जान छुड़ाओ, ये अखबार के अंदर जो है वो मेन हेडिंग छपी थी, डील करो जान छुड़वाओ, मां का नवाज शरीफ को हुक्म। नवाज शरीफ की वालदा की जानिब से यह हुक्म अखबारात की फ्रंट पेज के ऊपर मेन हेडलाइन में छापा गया कि डील करो जान छुड़ाओ। फिर नवाज शरीफ के बारे में एक खबर जो है तमाम मीडिया चैनल के अंदर ब्रेकिंग न्यूज की सूरत में चली, जहां मियां साहब ने कहा जेल से निकाले हम मुल्क से बाहर चले जाएंगे। ये मुशर्रफ के साथ भी अरब ममालिक के जरिए से डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। इमरान खान साहब के दौर में भी जनरल बाजवा से डील करके, और जनरल फैज हमीद ने इनको निकाला था। जनरल फैज हमीद से नवाज शरीफ ने खुद अपनी फैमिली के जरिए से और खुद दरखास्त की थी, और आगे से सिर्फ एक शर्त रखी गई थी कि मरियम नवाज का ट्विटर और मुंह बंद करवाएं। तो फिर 6 महीने तक ना मरियम नवाज के मुंह से चू निकली थी और ना इनके ट्विटर से कोई ट्वीट हुआ था, और फिर नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया गया था। आपको याद है ना, हमें सारी चीजें याद है कैसे ये लोग डील करके निकले थे। अब ये जो डील करने वाले हैं ना, इनको हमेशा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस तरह के लोगों को डील किया, उनको लीडर से तो वास्ता ही नहीं पड़ा। एक आदमी ने लीडर बनने की कोशिश की, उसको इन्होंने कत्ल कर दिया था। दूसरे के साथ लड़ाई में इन्होंने मुल्क तोड़ दिया था। एक को अल्लाह ने जिंदगी की मोहलत ही नहीं दी, कायदे आजम को, उनको इन्होंने शुरू में काबू कर लिया, किसी को समझ ही नहीं आई। फातिमा जना को इन्होंने जिस तरह कत्ल किया, जिस तरह बदनाम किया, वो आपके सामने है, जो कुछ एक डिक्टेटर ने उनके साथ किया। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो लीडर बनता जा रहा था, उसे कत्ल कर दिया गया। फिर शेख मुजीब से लड़ते लड़ते इन्होंने मुल्क ही तोड़ दिया, और आज इनको सामना एक लीडर के साथ है। इनकी प्रैक्टिस हुई है नवाज शरीफ की और आसिफ अली जरदारी की, और मुकाबले में आ गया इमरान खान। वो जेल के अंदर 3 साल के बाद क्या कहता है, जरा सुने। वो ये कहता है कि मुझे डरा हुआ देखना इनकी हसरत रह जाएगी। आसिम मुनीर साहब, आप बाहर मौजूद होकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल होने के बावजूद इस्तिस्ना ले रहे हैं। यहां से पता चलता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और वो जेल में बैठकर कह रहा है कि मुझे डरा हुआ देखना तुम्हारी हसरत रह जाएगी। यह फर्क है, ऐसे आदमी से पाला नहीं पड़ा था पहले। वो ये कहता है कि मैं मर जाऊंगा मगर यजीद के सामने बैत नहीं करूंगा। यजीद तो कब का मर गया, लेकिन हर दौर का एक यजीद होता है। तो इमरान खान साहब इनको यजीद मान के, जालिम मानकर चल रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं जालिम के सामने, यजीद के सामने बैत नहीं करूंगा, मैं मौत को पसंद करूंगा, और आखिरी सांस और खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा, मैं अकेला रह गया तब भी लड़ूंगा। ये इमरान खान साहब ने कहा। और उनका एक बड़ा मशहूर जुमला है जिसे लोग शायद बहुत दहाइयों तक, शायद सदियों तक याद रख सकते हैं कि हारता वो है जो हार मान लेता है। जो दिमागी तौर पे हार जाता है वो हार जाता है, और इमरान खान आसाब की लड़ाई में इनसे हारने वाला नहीं है। ये मैं एक मरतबा नहीं, कई मरतबा कह चुका हूं। तो इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात करवाएं। रोजाना एक नई अफवाह आती है, कभी आती है जनाब कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, कभी आती है कि एक आंख बिल्कुल ज़ाया हो गई है, कभी कोई और खबर आती है, कभी 1, 2, 3 और खबरें फैलाई भी जाती हैं। बाद औक़ात सोर्सेज से जर्नलिस्ट बड़ी मेहनत करके खबर निकालते हैं, बाद औक़ात खबर जानबूझकर भी फैला दी जाती है। तो इस सारे माहौल में एक क्यास पैदा हो रहा है, एक बेचैनी पैदा हो रही है। तो जिद है हाफिज आसिम मुनीर साहब की, वो अपनी जिद खत्म करें, इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात करवा दें। इसमें कबाहत और प्रॉब्लम क्या है?